नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है संजू हिंदी क्लासेस। तो आज हम कक्षा 9 की क्षितिज किताब की एक कविता ग्रामश्री पढ़ेंगे जो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के प्रमुख कवि थे। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते थे: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ सन 1900 में। शिक्षा इन्होंने बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। सन 1977 में इनका देहावसान हो गया। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद, अरविंद दर्शन से बहुत प्रभावित हुए थे। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्णकिरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नई अभिव्यंजना पद्धति और काव्य भाषा से समृद्ध किया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। तो चलिए उनकी कविता ग्रामश्री पढ़ते हैं। इस ग्रामश्री कविता में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है और ग्रामीण जीवन के सौंदर्य का वर्णन किया है कि गाँवों में चारों तरफ हरियाली होती है, पशु पक्षी दिखाई देते हैं, नदियाँ पर्वत दिखाई देते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। कवि कहता है कि खेतों में चारों तरफ, गांव में जब हम जाते हैं खेतों में चारों तरफ नज़र घुमाओ, वहाँ मखमल सी कोमल हरियाली हमें दिखाई देती है। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। और जब रात को ओस की बूंदें उस हरियाली पर पड़ती हैं और सुबह जब उनमें रवि की किरणें मतलब सूरज की किरणें उन ओस की बूंदों पर पड़ती हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि चारों तरफ हरियाली के ऊपर चांदी की कोई परत फैल गई हो। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। और जो तिनके हैं, नए नए पत्ते हैं, उन पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो उनके आर पार वो दिखाई देती हैं और ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर का जो खून है वो हिलता हुआ हमें साफ दिखाई देता है। अर्थात जो पेड़ों के पत्तों के अंदर जो लाइनें बनी होती हैं वो उसकी ऐसे दिखता है जैसे कि कोई उनकी पत्तों की नसें हों और उनमें खून बह रहा हो, उनका हरे रंग का खून। तल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। और कवि कहते हैं कि जब हम दूर तक नज़र घुमाते हैं तो ऐसा लगता है कि इस धरती की हरियाली पर नभ का चीर निर्मल नील फलक, अर्थात आसमान ने अपना जो नीली चादर है वो पृथ्वी पर, अपना नीला आंचल पृथ्वी पर ढक रखा है। अर्थात चारों तरफ पृथ्वी पर आसमान ने अपना नीला आंचल फैला दिया हो। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। और पृथ्वी भी हमें बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही है क्योंकि गेहूं और जौ के जो पौधे हैं उनमें बालियां आ चुकी हैं। अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली। और जो अरहर की फसल है वो पककर तैयार हो चुकी है और ऐसे लगता है जैसे प्रकृति रूपी नारी ने, प्रकृति रूपी युवती ने अरहर की करधनी पहन रखी हो। किंकणियां हैं शोभाशाली। और जब हवा आने पर अरहर के पौधे हिलते हैं तो ऐसे प्रतीत होता है कि उस करधनी की जो किंकणियां, घुंघरू हैं, वो बहुत सुंदर मधुर आवाज़ कर रहे हों। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली। और जब खेतों में चारों तरफ पीले सरसों के फूल खिल जाते हैं तो पूरे वातावरण में भीनी भीनी तेल की गंध महकने लगती है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। फिर इस हरी भरी भूमि का, इस हरियाली का सौंदर्य बढ़ाने के लिए जो तीसी के जो नीले फूल हैं वो भी धरा से ऊपर धरती से झांक रहे हैं।
कवि कहते हैं कि रंग रंग के फूलों में रिलमिल, कि चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं और हंस रही सखियां मटर खड़ी, और ऐसे लगता है उन फूलों के बीच में जो मटर की फली है वो खड़ी हंस रही हों। अर्थात जब एक सखी सज धज कर तैयार होती है तो दूसरी सखियां उसको देखकर हंसती हैं, तो उसी तरह मटर की फली एक दूसरे को देखकर हंस रही हैं। मखमली पेटियों सी लटकी, छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी, और ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति रूपी युवती ने मखमली पेटियों सी लटकी, कि कोई मखमली हरे रंग की करधनी बांध रखी हो, छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी, और उसकी करधनी में बहुत छोटी छोटी बीज की लड़ियाँ छुपी हुई हैं। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। और आगे कवि कहता है कि चारों तरफ रंग बिरंगी तितलियां रंग बिरंगे फूलों के ऊपर घूम रही हैं। फिरते फूल है फूल स्वयं। तो आगे कवि कहता है कि फूले फिरते हैं फूल स्वयं, यानी कि जो रंग बिरंगी तितलियां रंग बिरंगे फूलों के ऊपर बैठी उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे फूल ही फूल के ऊपर बैठा है। वो तितलियां भी फूलों जैसी प्रतीत होती हैं कि फूल ही दूसरे फूल पर बैठा है, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, और ऐसे लगता है जैसे वो फूल, जब तितली एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है तो ऐसा लगता है जैसे एक फूल उड़कर दूसरे फूल पर जा बैठा हो। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। अब चारों तरफ आम के जो पौधे हैं, पेड़ हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे आम के पेड़ों की जो डालियां हैं वो सोने और चांदी के मंजरियों, मतलब जो उस पे वो आता है ना, बौर आता है पेड़ों पर, तो सोने और चांदी के बौर से लद गई हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल। कवि कहता है कि अब बसंत ऋतु आ चुकी है, मतलब पतझड़ का मौसम आ गया है और पत्ते झड़ रहे हैं, ढाक और पीपल के पेड़ों के पत्ते झड़ रहे हैं। हो उठी कोकिला मतवाली, और जिन्हें देखकर जो कोयल है वो मतवाली होकर बहुत सुंदर बहुत मधुर गीत सुना रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन। चारों तरफ कटहल के जो कटहल होता है उसकी खुशबू चारों तरफ फैल रही है। मुकुलित बोलते हैं आधे कच्चे आधे पक्के, मतलब अध पके आधे कच्चे से होते हैं ना जो, तो मुकुलित जामुन, आधे कच्चे आधे पके जामुन है जो, वो भी चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। जंगल में झरबेरी झूली, और जंगल में जो झरबेरी होती है, मतलब लाल लाल कलर के जो लाल लाल रंग के छोटे छोटे बेर होते हैं उनको बोलते हैं झरबेरी। तो जंगल में चारों तरफ झरबेरी के जो बेर हैं वो दिखाई दे रहे हैं। फूले आड़ू नींबू दाडिम आलू गोभी बैंगन मूली, और चारों तरफ तरह तरह के फल और सब्जियां उगाई, जैसे आड़ू नींबू आलू गोभी बैंगन मूली, सब तरह की ये सब्जियां और फल चारों तरफ उग गए हैं। मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियां पड़ी। तो कवि कहता है जो अमरूद हैं वो भी पककर पीले और मीठे हो चुके हैं और उन पर लाल लाल चितियां पड़ गई हैं, यानी अमरूद के जो फल हैं उन पे लाल लाल बूंदें पड़ गई हैं। पक गए सुनहरे मधुर बेर, और जो बेर हैं वो भी पककर सुनहरे सोने के रंग के और मीठे हो गए हैं। अमली से तरु की डाल जड़ी, और आंवले की जो डाल है उस पर आंवले भी ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी गहने में मोती जड़े हों। लहले पालक महमे धनिया, चारों तरफ पालक खेतों में लहरा रहा है और धनिये की जो खुशबू है वो पूरे वातावरण को महका रही है। लौकी और सेम फैली, चारों तरफ खेतों में लौकी और सेम की फली फैल गई हैं। मखमली टमाटर हुए लाल मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और जो टमाटर हैं वो पककर लाल हो गए और ऐसा लग रहा है जैसे मखमली लाल कपड़ा। और जो पौधों में मिर्चें लगी हुई हैं वो ऐसे लगता है जैसे हरी बड़ी बड़ी थैलियाँ टकी हों। पंक्तियों में कवि ने
गंगा के तट का सुंदर वर्णन किया है। वो कहते हैं बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, कि जो गंगा नदी के किनारे रेत फैला है वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा फैला है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई सांप बालू पर अपनी लकीरें छोड़ गया हो। गंगा की सतरंगी रेती, और जब गंगा की उस रेती पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो सतरंगी हमें दिखाई देती है। सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। और वो कहते हैं कि गंगा के तट पर जो तरबूजों की खेती है, तरबूज के जो पौधे लगे हुए हैं, बेलें लगी हुई हैं, वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी सवारते हैं कोई। और गंगा के तट पर जो बगुले शिकार के लिए बैठे हैं वो अपनी कलगी को ऐसे सवारते हैं अपने पंजे से, ऐसे लगता है जैसे कि वो कंघी कर रहे हैं। तिरते जल में सुरखाब, पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। और गंगा के जल में सुरखाब जो पक्षी हैं वो तैर रहे हैं, और गंगा के पुलिन पर मगरैठी रहती सोई, और जो मगरैठी है वो सोई हुई है। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। हिम आतप होता है सर्दी की ऋतु। तो यहाँ कवि कहता है सर्दी की ऋतु के बारे में बताया उन्होंने कि जब सर्दी की ऋतु में जो धूप होती है सर्दी की, वो खेतों में जो हरियाली है उस पर पड़ती है तो वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि वो खुशी से नाच रहे हों। सुख से अलसाए से सोए, और अधिक सुख मिलने के कारण आलस से वो सोए से प्रतीत होते हैं। भीगी अंधियाली में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए। निशी होता है रात, तारक तारे। तो यहाँ कवि कहता है कि जो सर्दी की रात में चारों तरफ, सर्दी की रात चारों तरफ ओस से भीगी हुई दिखाई देती है, और तारक स्वप्नों में से खोए, और तारे हैं जो वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे सपने में खोए हुए हों। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलमनल आच्छादन। तो कवि कहता है कि सर्दी में जो गांव है वो ऐसा लगता है जैसे कोई रत्नों का डब्बा खुला पड़ा हो, और जिस पर नीलम नभ आच्छादन, जिस पर आसमान ने अपने हरे रंग की चादर उड़ा रखी हो, नीले रंग की चादर, जिस पर आसमान ने अपने नीले रंग की चादर उड़ा रखी हो। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत। कवि कहता है कि हिमांत जो सर्दियों का समय होता है, सर्दियों में जो गांव का जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा शांत वातावरण होता है। निज शोभा से हरता जनमन, और चारों तरफ इतनी शोभा, इतनी हरियाली, इतना सुंदर वातावरण होता है जिससे वो हर जनमन मतलब हर मनुष्य के मन को हर लेता है। आशा करती हूँ कि ये कविता आपको समझ आई होगी। इस कविता में कवि ने सब मौसमों का वर्णन किया है, गर्मी ऋतु, बसंत ऋतु, सर्दी की ऋतु, गंगा का तट, हर वातावरण और हर सौंदर्य का उन्होंने वर्णन किया है। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।